हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बड़ी में। मेरा नाम है शिवम सोनी और मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्ट्रेटेजी कि कैसे मैंने केवीएस और सीटेट जैसे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिए थे। और मैं यकीन मानिए मेरे साथ में जुड़ के आप भी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई अवश्य कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिमाइंडर, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वीडियो को एंड तक देखें, कॉपी पेन लेके बैठें, नोट्स बनाएं और डेली का रिवाइज करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन हिस्ट्री का चैप्टर 4। 3 चैप्टर हम पहले ही कर चुके हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे, आरंभिक मानव की खोज और भोजन संग्रह से लेकर उत्पादन तक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 आरंभिक नगर। तो अभी तक हमने पढ़ा कि लोगों ने नगरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। वह आवास बना के मोहल्ले जैसे बनाकर एक ग्रुप में रहने लगे थे और खेती के साथ में उन्होंने अनाज का संग्रहण भी स्टार्ट कर दिया था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, जो कि पहली और पूर्ण रूप से नियोजित नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, पहला पॉइंट है हड़प्पा पुरास्थल या हड़प्पा नगरीय सभ्यता की खोज दयाराम साहनी की अध्यक्षता में 1921 में हुई, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इस सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में। यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस सभ्यता को सबसे पहले दिखा किसने था, तो आप आंसर देंगे चार्ल्स मैडसन ने। दयाराम साहनी की अध्यक्षता थी लेकिन देखा था चार्ल्स मैडसन ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन शहरों का निर्माण कब हुआ था? इन शहरों का निर्माण हुआ था 4700 साल पहले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये शहर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से आर्कियोलॉजिस्ट्स को क्या मिला है? मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्रों का चित्रांकन किया गया है, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके और तांबे के उपकरण तथा पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। आप यहाँ नीचे स्लाइड में पत्थर के बाट देख सकते हैं और मोहर देख सकते हैं, मिट्टी के खिलौने देख सकते हैं, एक अन्य मोहर भी यहाँ पे है। पर इन मोहरों की खासियत थी कि इनमें जानवरों के चित्रों का चित्रांकन किया जाता था। ओके, और ये मोहरें जहाँ लगाई जाती थी वहाँ पे पहले मिट्टी का लेप लगाते थे, उसके बाद में इन मोहरों को लगाया जाता था, ताकि अगर वो मोहर कोई तोड़ रहा है, वो कोई सील तोड़ रहा है तो उन लोगों को मालूम पड़ जाता था। तो जो मोहरीकरण है वो सिंधु सभ्यता के टाइम पे स्टार्ट हो चुका था। आप यहाँ मैप में भी स्थान देख सकते हैं, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग किया था, परंतु जिस धातु का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया वह थी तांबा। इन जो शहरों का निर्माण होता था वह एक विशेष रूप से हुआ करता था। यहाँ बीच में मुख्य मार्ग होता था, एक तरफ से एंट्री होती थी और दूसरी तरफ से एग्जिट होती थी। पूर्वी साइड में आवासीय व्यवस्था थी, मतलब यहाँ लोग रहते थे, और पश्चिमी साइड में दुर्ग हुआ करते थे, यानी कि महल वगैरह हुआ करते थे। ओके, इसको नगर दुर्ग कहते थे और इसको निचला स्तर कहते थे। ओके, तो यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं, जैसे कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने महान स्नानागार कहा है, जो कि सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था। आपसे यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि महान स्नानागार या सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल कहाँ पाया गया? आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इस तालाब में पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? ईंट और प्लास्टर, तथा इसके ऊपर चार पोल की परत चढ़ाई जाती थी जिससे पानी का रिसाव ना हो। कालीबंगा की आधुनिक
राजस्थान में है और लोथल आधुनिक गुजरात में है। तो इन नगरों से अग्निकुंड भी मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी नगर योजन, ये आपको मैं अभी बता चुका हूँ। और यह एक नगरीय सभ्यता थी, यह भी आपको मैंने बता दिया था। आप यहाँ पे विशाल स्नानागार या महास्नानागार देख सकते हैं, यहाँ बीच में है। किनारे इसके कुएं होते थे जिससे पानी से निकाल के इसमें पानी भर देता था और बाद में यूज के बाद में पानी को निकाल दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होते थे, जैसे आज के घर होते हैं 1 मंजिल 2 मंजिल। उस टाइम पे भी घर पक्के हुआ करते थे और 2 मंजिल तक हुआ करते थे। नगरों में सहायक रास्ते 90 डिग्री पे मिलते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे व अधिकांश घरों में स्नानागार भी हुआ करते थे। साथ में भी कुएं भी इनके घरों में पाए जाते थे। नाले व नालियाँ ढकी होती थीं और योजनाबद्ध तरीके से मेन होल में मिलाए जाते थे जिससे सफाई हो सके। मतलब कि ये नालियाँ हैं और यहाँ पे मेन होल बनाए जाते थे जिससे इन नालियों की सफाई हो सके। और यह सभी 90 डिग्री पे ही बनाए जाते थे, यानी कि सीधी और पक्की नालियों का निर्माण किया जाता था, जो कि इसकी विशेषता है। ईंट व पत्थरों को जोड़ने के लिए जिप्सम व चूना पत्थर, जिसे बिटुमिनस भी कहते हैं, का उपयोग होता था। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं सीधी नालियाँ हैं, ईंटों की पक्की और बगल में रास्ते भी हैं। यह एक कुआं है जो कि पक्का है और दीवारें इतनी मजबूत हुआ करती थी कि आज के टाइम तक वहाँ पे खड़ी हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि मोहरों पर लिखने वाले व्यक्ति को लिपिक कहते थे। क्या कहते थे? लिपिक कहते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों की भाषा शैली चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती थी? एक शहर के लोग दूसरे शहर में अपने सामान को ले जाकर बेचते थे व अपना ज़रूरत का सामान उनसे लेते थे, यानी कि सामान के बदले सामान लिया जाता था। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे एवं पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। कांसा बनाने के लिए टिन का आयात आधुनिक ईरान एवं अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। एवं फेयोन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेयोन्स से क्या बनाते थे? फेयोन्स से ये मनके, चूड़ियाँ और बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। और फेयोन्स कैसे बनता था? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ में गोंद मिलाकर यह फेयोन्स बनाते थे। उसके ऊपर ये हल्के हरे और नीले रंग की चिकनी परत चढ़ाते थे, जिसके बाद में यह मनके, चूड़ियाँ व बाले एवं छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आप यहाँ देख सकते हैं फेयोन्स को। और यह मोहर है जिसपे भाषा लिखी है। आप ये भाषा देख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इनकी भाषा चित्रात्मक थी, यानी कि पिक्टोग्राफिक। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पत्थर की आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र चिन्हित हैं। मेहरगढ़, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में संभवतः 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। कपास की खेती आपसे पूछ सकता है, आपका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में व्यापारी घरेलू व विदेशी दोनों बाजारों से व्यापार करते थे और इस सभ्यता को विदेशी व्यापारी मेलुआ कहते थे। मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी जो बाजार प्रणाली थी
वह वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यह देश विदेश से सामान लाते थे और दूसरे देशों में रख के सामान बेचते थे। और इनका जो प्रमुख बंदरगाह था वह आपसे पूछ सकता है कि लोथल जो था इनका प्रमुख बंदरगाह था। लोथल मैंने आपको बताया था अभी, यह गुजरात में है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इनका जो समाज था वह मातृ सत्तात्मक था। आज का समाज पितृ सत्तात्मक है, यानी कि बेटे को पिता को ज़्यादा भूमिका दी जाती है। तब के समाज में मातृ सत्तात्मक यानी कि माता को और बेटियों को बड़ी और अहम भूमिकाएं दी जाती थीं, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश लोग मातृ देवियों की पूजा करते हुए पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र पुरुष देवता आदि शिव या पशुपति शिव का जिक्र मिलता है, जिनकी योगी की मुद्रा में खंडित मूर्ति मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही फर्स्ट टाइम पृथ्वी को माँ कहा था और साथ ही स्वास्तिक, जो कि हिंदू सभ्यता का पवित्र चिन्ह है, हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। साथ ही मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजा भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। आप यहाँ पे पत्थर को काट के जो आभूषण बनाते थे आप वह देख सकते हैं। वह जो उनका प्रमुख बंदरगाह था लोथल, उसकी भी इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह यह हमारी नगरी सभ्यता के बारे में चैप्टर था जिसे हमने समराइज किया। और इस सभ्यता का अंत के विषय में वैज्ञानिकों ने या पुरातत्वविदों ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। यह सभ्यता बाढ़ के वजह से और धीरे धीरे इनकी सभ्यताएं छोटी छोटी बस्तियों में रहने लगे और यह सभ्यता धीरे धीरे ख़त्म हो गई, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को पसंद करते रहिए, देखते रहिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए और नोट्स को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।